अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी। आज हम लेक्चर नंबर 11 में बात करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग की। तो एज यूजुअल हम सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था। लास्ट लेक्चर में हमने एब्जॉर्प्शन कास्टिंग और मार्जिनल कास्टिंग ये दो मेथडोलॉजीज डिस्कस की थी और इनका कंपैरेटिव एनालिसिस किया था, इनके मेरिट्स डीमेरिट्स डिस्कस किए थे और इन दोनों की इनकम स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं, ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी जी। आज का जो ऑब्जेक्टिव है, आज हमने क्या अचीव करना है, हमने देखना है कि एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग क्या है, व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग, व्हाट इज एक्टिविटी, व्हाट इज कास्ट ड्राइवर, एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग में स्टेप्स कौन से हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस करना है एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग का एब्जॉर्प्शन कास्टिंग के साथ, और स्टेप्स डिस्कस करने हैं कि हम एब्जॉर्प्शन कास्टिंग से अगर एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग की तरफ शिफ्ट करें तो कौन से स्टेप्स होंगे, और मेरिट्स और डीमेरिट्स एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग के हम डिस्कस करेंगे। तो ये है आज का एजेंडा जी। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग। ये एक अप्रोच है जिस कास्टिंग और मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटीज के हवाले से, जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं रिसोर्स कंजम्पशंस की और कास्टिंग की फाइनल प्रोडक्ट्स के हवाले से। हम मेथडोलॉजी क्या अडॉप्ट करते हैं, रिसोर्सेज को असाइन करते हैं एक्टिविटीज के साथ और फिर उन एक्टिविटीज को रिलेट करते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स के साथ, मतलब कॉस्ट यूनिट के साथ, ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन ऑफ दोज एक्टिविटीज। इस काम के लिए हम यूज किसको करते हैं, कॉस्ट ड्राइवर्स को। तो इस पूरी डेफिनेशन के जो क्रक्स है वो ये है कि ये एक अल्टरनेटिव टेक्निक है एब्जॉर्प्शन कास्टिंग के। अब एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में हम एक्टिविटीज का कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप नहीं करते थे, बल्कि आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर हम एक सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, कोई 5-6 बेसिस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, उनमें से किसी एक बेसिस के ऊपर ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब कर देते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं एक्टिविटीज का कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ कि वो कितनी एक्टिविटीज आप कंज्यूम करते हैं, उसके मुताबिक हम अपने कॉस्ट को एलोकेट करते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ। ये एक ऐसा कास्टिंग मेथड, एक और डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन सीमा की ऑफिशियल टर्मिनोलॉजीज में से थी। एक और डेफिनेशन है कि कास्टिंग मेथड है जो ओवरहेड्स को असाइन करता है और इनडायरेक्ट कास्टों को, प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं बिटवीन कॉस्ट, एक्टिविटीज और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के साथ, जो कि एक आर्बिट्रेरी बेसिस पे नहीं है बल्कि एक रिलेशनशिप की बेस के ऊपर होता है। जैसा कि ट्रेडिशनल मेथड जो कि एब्जॉर्प्शन कास्टिंग था, उसमें हम आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर करते थे कि कोई एक बेस बनाई, उसकी बेस के ऊपर हमने कर लिया। तो इन पूरी दोनों डेफिनेशंस को अगर मैं क्रक्स देखूं तो बात ये है कि एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग एक अल्टरनेटिव मेथड है किसका, एब्जॉर्प्शन कास्टिंग का। अब हम इसमें FOH को आगे फर्दर सब डिवाइड करके एक्टिविटीज के साथ रिलेशनशिप की बेस के ऊपर कास्ट यूनिट को चार्ज करते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन ज्यादा कब होगी, जब आपकी एक से ज्यादा प्रोडक्ट लाइंस हों। तो ये अर्ली 88 में 1988 में कैप्लन ने एक साहब थे, उन्होंने पहली दफा इसकी डेफिनेशन दी थी और कॉन्सेप्ट दिया था
क्योंकि अगर ट्रेडिशनल देखा जाए तो लेबर इंटेंसिव वर्क ज्यादा होता था, तो ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोडक्ट लाइंस कम होती थी। जैसे जैसे इनोवेशंस हुई तो हर ऑर्गेनाइजेशन ने डाइवर्सिफिकेशन की, तो उसकी प्रोडक्ट लाइंस भी बढ़ी। तो उस बेस के ऊपर इनकी किसी बहुत ही एक्यूरेट मेथड में ओवरहेड्स की कास्ट की एलोकेशन होनी चाहिए थी कास्ट यूनिट को एज ए प्रोडक्ट कास्ट, तो उसके लिए ये मेथड अडॉप्ट किया गया। अब एक्टिविटी क्या है? ये कोई भी इवेंट, टास्क या यूनिट ऑफ वर्क है जो एक किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता है। कोई भी काम जो किसी ऑब्जेक्टिव के लिए करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? ये एक एक्टिविटी है। कास्ट ड्राइवर, अब ये क्या करता है? कास्ट ड्राइवर डायरेक्ट करता है काज ऑफ द कास्ट, कास्ट क्यों इनकर होती है, और उस ड्राइवर की वजह से टोटल कास्ट जो इनकर्ड है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। अल्टरनेटिव डेफिनेशन क्या है कि एनीथिंग जिसकी वजह से कास्ट इनकर होती है, जब भी वो काम हो हम उसको क्या कहेंगे? ये ड्राइवर है। वो एक एक्टिविटी भी हो सकती है, इवेंट भी हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ समथिंग भी हो सकता है। तो ड्राइवर क्या है? इसको अगर मैं अपने अल्फाज में बात करूं तो हर वो चीज जिसकी वजह से आपकी कास्ट की लागत आती है, हम उसको कास्ट ड्राइवर कहते हैं। मिसाल के तौर पे भूख का लगना कास्ट ड्राइवर है, उसकी वजह से फूड की कास्ट आपकी इनकर होती है। ट्रेवल करना एक कास्ट ड्राइवर है, उसकी वजह से ट्रेवलिंग कास्ट इनकर होती है। तो हर वो काम, हर वो एक्शन जिसकी वजह से कास्ट का इनकर होना ठहरे, हम उसको क्या कहते हैं? कास्ट ड्राइवर, क्योंकि ये ड्राइव करता है कास्ट को, इसकी वजह से कास्ट इनकर होती है। ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल्स हैं ड्राइवर्स की। नंबर ऑफ सेटअप्स, अब सेटअप कब करते हैं? जब भी कोई प्रोडक्शन लाइन नई स्टार्ट होती है। मुझे याद पड़ता है कि एक दफा मैंने प्रिंटिंग करवानी थी, तो प्रिंटर जो प्रिंटिंग ऑर्गेनाइजेशन वाला था, तो उसके साथ मेरी बात हो रही थी। तो उसने कहा जी कि अगर आप एक चीज के 1000 लीफलेट्स अगर आप प्रिंट करवाते हैं या 5000 लीफलेट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो आपका मार्जिनल डिफरेंस बहुत कम है, क्योंकि हमारा कास्ट का मेजर जो पोर्शन है वो प्रिंटिंग का सेटअप लॉन्च करने का है। मशीन आवर्स आपका ड्राइवर हो सकता है, नंबर ऑफ प्रोसेस्ड ऑर्डर्स आपका ड्राइवर हो सकता है, ऑर्डर्स कंप्लीट आपका ड्राइवर हो सकता है, लेबर आवर्स आपका ड्राइवर हो सकता है, ऑर्डर्स पैक्ड एंड डिलीवर्ड, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपका हो सकता है, प्रोडक्ट रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स, जितने कस्टमर से प्रोडक्ट्स रिटर्न हो, या कोई और बेस। ये कुछ एग्जांपल हैं, ये कोई फुल एंड फाइनल लिस्ट नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकते हैं, क्योंकि हमारी मेजर डेफिनेशन क्या है कि हर वो एक्टिविटी जो जिसकी वजह से कास्ट इनकर होती है, जो भी चीज कास्ट के इंक्रीज को ड्राइव करते हैं, हम उसको क्या कहेंगे? वो हमारा कास्ट ड्राइवर है। एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग में स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना है जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट को सपोर्ट करती हैं। जो प्रोडक्शन के लिए एक्टिविटीज होनी चाहिए उनको आइडेंटिफाई करना है। ये जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको, उनके लिए जो एक्टिविटीज आप करते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड फेज पे हमने कास्ट एलोकेशन और अपॉर्चनमेंट मेथड्स यूज करते हुए ओवरहेड्स कास्ट को, हर एक्टिविटी को चार्ज किया, और जब ये चार्ज होती है तो जो कास्ट एक्यूमुलेट होती है हर एक्टिविटी के हवाले से, उसको हम क्या कहते हैं? कास्ट पूल बन गया। अब मोस्ट ऑफ द केसेस ड्यूरिंग योर एग्जाम्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स, कास्ट पूल्स क्वेश्चन में बना के आपको दिए हुए होते हैं।
जैसे कि जो एग्जांपल हम आज डिस्कस करेंगे उसमें भी कास्ट पूल्स हमें अवेलेबल होंगे। अब आइडेंटिफाई द फैक्टर्स व्हिच डिटरमिन द साइज ऑफ द कास्ट of an activity or effect of the cost of an activity, जिनको हमने क्या कहा, ड्राइवर कहते हैं। हम कास्ट ड्राइवर्स आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब कास्ट ड्राइवर्स आइडेंटिफाई करने के बाद हमने हर कास्ट पूल का एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया एज पर इट्स कास्ट ड्राइवर। अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं, मैं एक दफा फिर स्टेप 3 की तरफ मूव कर रहा हूं। कास्ट पूल्स तो दिए होते हैं लेकिन उनके ड्राइवर्स आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। समटाइम एग्जामिनर ड्राइवर्स भी आइडेंटिफाई करके आपको दे देता है, वरना एक लिस्ट होगी ड्राइवर्स की, उनमें से आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि किस कास्ट पूल के लिए कौन सा ड्राइवर है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। स्पेशली अगर मैं CMA USA के एग्जाम की बात करूं तो उसमें जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसमें कास्ट ड्राइवर्स उसने आइडेंटिफाई करके दिए होते हैं, लेकिन जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको खुद कास्ट ड्राइवर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। जी, तो हमने एब्जॉर्प्शन रेट हर कास्ट पूल का उसके कास्ट ड्राइवर पे डिवाइड करके कैलकुलेट कर लिया। फिर यूजेज ऑफ ड्राइवर्स की बेस के ऊपर आपने जो हर प्रोडक्ट लाइन है उसको कास्ट चार्ज की, यूजेज ऑफ एक्टिविटी जो कि कास्ट ड्राइवर्स हैं। ठीक, ओके जी। तो ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग के लिए। जी, इन दोनों का अगर कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग और एब्जॉर्प्शन कास्टिंग का, तो कुछ हमें ये पॉइंट्स सामने रखने होंगे कि एक्टिविटीज बेस्ड कास्टिंग से पहले मैं एब्जॉर्प्शन कास्टिंग की बात करूंगा कि एलोकेट कास्ट ऑन सिंगल कास्ट ड्राइवर। एक ही ड्राइवर लिया, उसका आपने OAR कैलकुलेट कर लिया। वो 5-6 बेसिस हमने डिस्कस की थी। लेबर आवर्स हो सकते हैं, मशीन आवर्स हो सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कास्ट हो सकती है, डायरेक्ट लेबर कास्ट हो सकती है, और प्राइम कास्ट हो सकती है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हो सकते हैं। उनमें से किसी एक को बेस बना के आपने कास्ट को एलोकेट किया, लेकिन सिंगल कास्ट ड्राइवर पे करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल कास्ट ड्राइवर्स होते हैं, क्योंकि आपने एक्टिविटीज को मद्देनजर रखते हुए डिफरेंट कास्ट पूल्स बनाए हुए। वहां पे एक ही कास्ट पूल और एक ही ड्राइवर, यहाँ पे डिफरेंट कास्ट पूल और डिफरेंट ड्राइवर्स। मैक्सिमम यहाँ पे क्या होता है कि जी आप कंपैरेटिव एनालिसिस अगर वेरिएबल कास्टिंग के साथ कर रहे हूं तो 2 कास्ट पूल्स, एक वेरिएबल FOH का और एक फिक्स्ड FOH का आपने बना लिया, और 2 और ड्राइवर्स लेके उसके OARs कैलकुलेट कर लिए। मैक्सिमम ये होता है। ड्राइवर बल्कि एक ही होता है, OARs 2 डिफरेंट कैलकुलेट हो जाते हैं। इधर क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग में ज्यादा डिटेल्ड वर्किंग है एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन कास्टिंग। और यहाँ पे क्योंकि हमने अभी बात की थी, रिसोर्सेज जो है वो आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर एलोकेट होते हैं, तो उनका मुमकिन है कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप ना हो कास्ट एलोकेशन मेथड के साथ। इसको बाद में मैं एक एग्जांपल के साथ आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। उसके बाद एलोकेट ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म्ड। तो यहाँ पे एक्टिविटीज की बेस के ऊपर जितने ड्राइवर्स की कंजम्पशन की किसी भी प्रोडक्ट लाइन में, हमने उसके मुताबिक उसको एलोकेट किया। और ये रिसोर्सेज के यूजेज की बेस के ऊपर कोई एक रिसोर्स लेबर और या मशीन और उसकी बेस के ऊपर एलोकेट करता है अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स को, कास्ट यूनिट को। तो क्रक्स क्या निकला है, सारी डिस्कशन का क्रक्स ये है कि एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग ज्यादा एक्यूरेट एलोकेशन करती है ओवरहेड्स की टू कास्ट यूनिट्स, क्योंकि वो एक रिलेशनशिप डेवलप होता है यहाँ पे ड्राइवर का और कास्ट इंक्रेंस का। बट ये डिटेल्ड वर्किंग होती है एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग की, और इट टेक्स टाइम्स। जी, अब हम बात करते हैं कि हमने
मूव कैसे करते हैं एब्जॉर्प्शन से एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग में। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में सिंगल ओएआर कैलकुलेट करते थे। यहां पे हमने क्या काम किया कि एफओएच कास्ट पूल को एक्टिविटी कास्ट पूल्स में हमने डिवाइड कर दिया, सेटअप कास्ट, ऑर्डरिंग कास्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये पहला स्टेप है कि काफी ज्यादा सारी एफओएच को डिफरेंट एक्टिविटीज के मुताबिक कास्ट पूल्स में हम डिवाइड कर देते हैं। फिर हम इसमें हर कास्ट पूल का ड्राइवर डिटरमिन करते हैं। वहां पे क्या करते थे, एक ही ड्राइवर होता था, सिंगल ओएआर कैलकुलेट करते थे। अब कास्ट पर ड्राइवर उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, वहां पे भी करते थे, लेकिन वहां पे OAR सिंगल ड्राइवर का कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे जितने ड्राइवर्स हैं हर एक का करेंगे। और यहाँ पे फिर ईच प्रोडक्ट को यूजेज ऑफ ड्राइवर्स की बेस के ऊपर चार्ज करेंगे। वहां पे यूजेज ऑफ रिसोर्सेज की बेस के ऊपर चार्ज करते थे। तो ये 4 स्टेप्स इन्वॉल्व है कि जब हम एब्जॉर्प्शन कास्टिंग से एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग की तरफ मूव करते हैं। अब जनाब ये एक एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं और इसमें जो अभी तक हमने सारी बातें की हैं उन सारों की एप्लीकेशन देखेंगे। सॉरी, ये प्रोडक्ट X है और ये प्रोडक्ट Y है। प्रोडक्ट X एंड प्रोडक्ट Y। अच्छा जी, कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स X and Y यूजिंग द सेम इक्विपमेंट एंड सिमिलर प्रोसेसेस। An extract of the production data for these products in one period is shown below. अच्छा जी, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, अब ये कुछ डाटा दिया हुआ प्रोडक्ट्स के हवाले से। 5000 यूनिट्स X के बने और 7000 यूनिट्स Y के बने। एक बात मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो मीडियम लेवल है, बहुत हायर कॉम्प्लेक्स नहीं है वो। फिर मैं इंशाल्लाह किसी एक दिन एक सेशन करूंगा जिसमें आपके साथ हायर कॉम्प्लेक्सिटी लेवल न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग के। अब डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने लगेंगे एक यूनिट के लिए, एक प्रोडक्ट X का और 2 प्रोडक्ट Y के। मशीन आवर्स पर यूनिट इसके 3 है, अब इसका 1 है। सेटअप इन अ पीरियड, ये प्रोडक्ट X के 10 हैं और प्रोडक्ट Y के 40 हैं। अब ऑर्डर्स हैंडल्ड इन द पीरियड 15 हैं और ये 60 है। अब ये सारे ड्राइवर्स हैं, 1 2 3 4 ड्राइवर्स उसने हमें दिए हुए हैं जिनकी वजह से कॉस्ट इनकर होती है। लेबर आवर्स की वजह से भी, जितने आवर्स होंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट होगी। मशीन आवर्स की बेस के ऊपर भी, सेटअप्स की बेस के ऊपर भी, और ऑर्डर्स हैंडल्ड इन द पीरियड भी। अब ये ड्राइवर्स क्वेश्चन में उसने हमें दे दिए हैं। अब ओवरहेड्स कास्ट टोटल है 2,85,000। टोटल कितना है? 2,85,000। अब उसको उसने डिफरेंट एक्टिविटी कास्ट पूल्स में, ये 3 तरह की एक्टिविटीज थी, मशीन की एक्टिविटीज के रिलेटेड, प्रोडक्शन रन सेटअप्स के रिलेटेड और हैंडलिंग ऑफ ऑर्डर्स के रिलेटेड 3 एक्टिविटीज थी। उन तीनों एक्टिविटीज के 3 डिफरेंट कास्ट पूल्स भी उसने हमें बाइफिरकेट करके दे दिए हैं, 2,22,000, 20,000, 45,000। अब मैं यहाँ पे ये बात, मैंने ये इसको सर्कल इसलिए किया है कि जब हम एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो टोटल कास्ट का एक ही OAR इसको बेस बना के कैलकुलेट करेंगे। लेकिन एबीसी कास्टिंग में हम इन तीनों जो हमारे एक्टिविटी कास्ट पूल्स है उनकी बेस के ऊपर एलोकेट OARs कैलकुलेट करेंगे और उनके रेलेवेंट ड्राइवर्स आइडेंटिफाई करेंगे। अब रिक्वायरमेंट आ गई। अब उसने एक बात याद रखिएगा, यहां पे कोई बात नहीं बताई कि किस पूल का कौन सा ड्राइवर है। Calculate the production overheads to be absorbed by 1 unit of each of the products using the following costing methods. अब इन मेथड्स की बेस के ऊपर आप क्या करें, कैलकुलेट द प्रोडक्शन ओवरहेड्स टू बी एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड जो ओवरहेड्स की एब्जॉर्प्शन 1 यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट को जो करना है वो दोनों मेथड्स की बेस के ऊपर। पहला क्या है, ट्रेडिशनल कास्टिंग बेस्ड अप्रोच यूजिंग
डायरेक्ट लेबर आवर्स रेट टू एब्जॉर्ब OH। अब ये हमें पता चल गया, उसका तो सिंपल उसने आइडेंटिफाई कर दिया टोटल ओवरहेड्स की कास्ट को, इसके रेलिवेंट ड्राइवर उसने हमें बता दिया कि हमारा कौन सा ड्राइवर है। अब ये ड्राइवर है डायरेक्ट लेबर आवर्स, ये किस में यूज होगा, हमारा एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में। एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में कौन सा ड्राइवर है, डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो सिंगल OAR कैलकुलेट होगा, ये एब्जॉर्प्शन में है। ठीक हो क्या जी। अब उसने दूसरी बात हमारे से जो की है वो है कि एन एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग अप्रोच यूजिंग सूटेबल कास्ट ड्राइवर्स। अब उसने नहीं बताया, सूटेबल ड्राइवर्स हमने खुद आइडेंटिफाई करने हैं, तो पहले हम ये काम कर लेते हैं इधर ही जी। तो मशीन एक्टिविटी के लिए मशीन आवर्स जो है ये हमारा ड्राइवर हो सकता है सूटेबल। फिर सेटअप कास्ट के लिए जो सूटेबल ड्राइवर है वो नंबर ऑफ सेटअप्स हैं। फिर हैंडलिंग कास्ट के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैंडल्ड, वो रेलिवेंट ड्राइवर है। अब ये हमें खुद आइडेंटिफाई करने पड़े। एब्जॉर्प्शन में उसने आइडेंटिफाई करके दे दिया, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग में हमने हर एक्टिविटी कास्ट पूल के लिए अपने ड्राइवर्स खुद आइडेंटिफाई किए जी। तो अब हम इसका सलूशन की तरफ जाते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड में, एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में हमें उसने बता दिया, हमने OAR कैलकुलेट किया। अब OAR के लिए बजटिंग FOH तो क्वेश्चन में दी हुई है। अब एक बात याद रखिएगा, कास्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं होता जैसा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है। तो क्वेश्चन की डाटा की बेस के ऊपर आपको टाइम कितना अवेलेबल है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इन दोनों चीजों की बेसिस के ऊपर हम सॉल्यूशन को डिजाइन करते हैं। अब मैंने ये थोड़ा सा डिटेल सॉल्यूशन इसलिए बनाया है कि ताकि स्टूडेंट्स को समझ आ जाए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है जी। बजटेड FOH उसने हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिए, टोटल फिगर दिया हुआ है 2,85,000 डिवाइडेड बाय बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। अब इसकी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ी क्योंकि उसने हमें पर यूनिट आवर्स ऑफ कंजम्पशन दोनों प्रोडक्ट्स के हवाले से दिए हुए थे। तो प्रोडक्ट X का उसने हमें जो डाटा दिया था, उसने कहा था कि 1 घंटा चाहिए एक प्रोडक्ट के लिए और उसके यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन थे 5,000। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो टोटल आवर्स जो कंज्यूम हुए प्रोडक्ट X के लिए वो 5,000 है। प्रोडक्ट Y के लिए 7,000 यूनिट्स थे और हर यूनिट के लिए 2 आवर्स चाहिए थे, तो टोटल 14,000 हो गया। इस तरह टोटल 19,000 आ गया। तो हमने ये वर्किंग करके, ये वर्किंग 1 हमने की, उससे बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स कैलकुलेट कर लिए। अब बजटेड FOH को इस पे डिवाइड किया तो पर आवर हमारे पास रेट आ गया जो कि 15 है। अब हमारे पास ये तो बड़ा सिंपल मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस किया। FOH पर यूनिट हमारे प्रोडक्ट X का पर आवर रेट हमें मिल गया था। अब जब पर आवर रेट मिल गया तो उसको नंबर ऑफ आवर्स पर यूनिट जितने कंज्यूम हुए उनके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो इस तरह कैलकुलेट कर लिया 15 टाइम्स 115 पर यूनिट और 30 पर यूनिट। ये है स्मार्ट वर्किंग। एक अल्टरनेटिव वे भी हो सकता है कि जी पहले टोटल कास्ट हम कैलकुलेट कर ले। तो पहले हम प्रोडक्ट X की कर लेते हैं। प्रोडक्ट X के आवर्स कितने यूज हुए 5,000 और पर आवर रेट है 15, तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5,000 टाइम्स 15 इक्वल्स टू 75,000। फिर प्रोडक्ट Y की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब इसके आवर्स यूज हुए थे 14,000 और पर आवर रेट कितना है
15, तो 14,000 मल्टीप्लाई बाय 15, 2,10,000 आ गया। अब ये टोटल एफओएच की कास्ट प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई की आ गई। अब इसको हमने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ यूनिट्स पे। प्रोडक्ट एक्स के हमारे पास यूनिट्स कितने हैं? 5,000। 5,000 पे डिवाइड किया तो अल्टीमेटली आंसर फिर 15 आ गया। और इसके कितने यूनिट्स हैं? 7,000। तो उस पर डिवाइड किया तो फिर भी 30 आंसर आ गया। तो इस वे में भी प्रेजेंट कर सकते थे, इस वे में भी प्रेजेंट कर सकते। ठीक है जी। अब हम इसी का सलूशन को देखते हैं एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग में। जैसे कि मैंने कहा कि हमने स्टेप 1 में, अब यहाँ पे क्योंकि पहले स्टेप्स उसने क्वेश्चन में बता के दे दिया, एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना और कास्ट टूल्स को। अब यहाँ पे हमने पहला काम क्या किया कि कास्ट ड्राइवर्स आइडेंटिफाई किए कास्ट टूल्स के लिए। तो मशीन कास्ट का पूल जो था उसके लिए टोटल मशीन आवर्स, जो सेटअप्स की कास्ट थी उसके लिए नंबर ऑफ सेटअप्स, और जो हैंडलिंग कास्ट थी उसके लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स। फिर सेकंड में कैलकुलेशन ऑफ कास्ट ड्राइवर्स। अब यहां पे भी ये प्रोडक्ट एक्स है, उसके 5,000 यूनिट्स थे और पर यूनिट आवर्स मशीन आवर्स दिए हुए हैं। और ये प्रोडक्ट वाई है और इसके भी आवर्स दिए हुए थे, पर यूनिट दे दिए। ये एक्स और ये वाई, उनके यूनिट्स को हमने उनकी कास्टों के साथ उनके आवर्स जितने मशीन आवर्स यूज हुए मल्टीप्लाई किया तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स आ गए। ये नंबर ऑफ सेटअप्स एज इट इज उसने बताए हुए हैं 10 एक्स के हैं और 40 वाई के, तो टोटल 50 सेटअप हो गए। ऑर्डर्स भी 15 एक्स के और 60 वाई के 75 हो गए। ये इंफॉर्मेशन उसने दी हुई थी, ये नहीं दी हुई थी, इसलिए हमने पर यूनिट्स दिए हुए थे उनको नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इस पे भी डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा कि आपको उसने ड्राइवर्स की इंफॉर्मेशन रेलिवेंट कैसे दी हुई है। तीसरे में हमने हर कास्ट पूल के लिए अलग से एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया। मशीन कास्ट के लिए 2,20,000 उसकी कास्ट। अब ये हमें उसने कास्ट पूल्स बताए हुए थे, उसके रेलिवेंट ड्राइवर की क्वांटिटी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, तो ₹10 पर मशीन आ गया। सेटअप कास्ट को 20,000 का डिवाइडेड बाय उसके नंबर ऑफ सेटअप कितने थे, 5,400 पर सेटअप। और फिर हैंडलिंग कास्ट का भी इसी तरह, टोटल हैंडलिंग कास्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो पर ऑर्डर हमारे पास हैंडलिंग कास्ट आ गई। अब ये स्टेप 3 हो गया कि हमने एब्जॉर्प्शन कास्टिंग रेट हर कास्ट पूल का सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट कर लिया। अब हम मूव करते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। अब यहां पे हमने एलोकेट किया कास्टों को, हर प्रोडक्ट लाइन को। तो जितनी जितनी ड्राइवर्स की एक्टिविटीज आपने यूज की हर प्रोडक्ट लाइन के लिए, उसके मुताबिक हमने एलोकेट किया। लेट्स अज्यूम मशीन कास्ट को एलोकेट करने के लिए प्रोडक्ट एक्स ने टोटल मशीन कास्ट के जो मशीन आवर्स यूज किए थे वो 15 थे। कितने थे? 15। ये हमने 15,000, 5,000 टाइम्स 3 जब किया तो हमारे पास 15,000 का फिगर आया। उसको उसके पर आवर रेट से मल्टीप्लाई किया तो टोटल फिगर आ गया 150,000। फिर इसी तरह मशीन आवर्स जो कैलकुलेट हुए प्रोडक्ट वाई के लिए वो 7,000 है, 7,000 टाइम्स 1, तो उसको मल्टीप्लाई किया पर आवर रेट के साथ जो हमने OAR का रेट कैलकुलेट किया था, उस वे में इसको एलोकेट कर दिया, जो कि 70,000 बने। फिर सेटअप कास्ट के नंबर ऑफ सेटअप्स 10 यूज किए प्रोडक्ट एक्स ने, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया 400 को 4,000। फिर 45 यूज किए प्रोडक्ट वाई ने, उसको 400 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 16,000। ठीक है जी।
अब इसके बाद हैंडलिंग कास्ट, 15 प्रोडक्ट, 15 नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे प्रोडक्ट एक्स के, उसको पर ऑर्डर कास्ट के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसकी टोटल कास्ट आ गई 9000, और इसके 16 और ये इसके पर यूनिट का पर ऑर्डर कास्ट से मल्टीप्लाई किया तो 36,000 फिगर आ गया, और फिर इन दोनों के सम कर लिए तो ये टोटल कास्ट प्रोडक्ट एक्स की आ गई, और ये फिर टोटल कास्ट प्रोडक्ट वाई की आ गई। अब हमने पर यूनिट कैलकुलेट कर लिया, टोटल एक्स की डिवाइडेड बाय उसके नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ 32.60, और इधर फिर 122,000 डिवाइडेड बाय उसके नंबर ऑफ यूनिट्स वाई के 7,000 से, तो 17.43 आ गया। अब आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस करनी है, मैंने कल के लेक्चर में एब्जॉर्प्शन कास्टिंग का एक डीमेरिट डिस्कस किया था कि क्रॉस सब्सिडाइजेशन होती है। अब अगर आप नोट डाउन करें तो एक चीज आपको क्लियर होगी कि प्रोडक्ट एक्स जो है, प्रोडक्ट एक्स जो है उसकी टोटल कास्ट कितनी है 15 अंडर एब्जॉर्प्शन कास्टिंग एफओएच की, और प्रोडक्ट वाई की है 30। अब एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में क्या हो रहा है, वाई को कास्ट ज्यादा चार्ज हो रही है और एक्स को कम चार्ज हो रही है, जो कि यहां पे उसके उल्ट है। प्रोडक्ट वाई एक्स को ज्यादा चार्ज हो रही है और प्रोडक्ट वाई को कम चार्ज हो रही है। इट मींस कि इन एक्चुअल प्रोडक्ट वाई ने रिसोर्सेस जो यूज किए हैं वो कम यूज किए हैं एज कंपेयर टू प्रोडक्ट एक्स। प्रोडक्ट एक्स ने रिसोर्सेज का ज्यादा यूज किया है, तो एब्जॉर्प्शन कास्टिंग क्योंकि एक ही बेस के ऊपर थी लेबर आवर्स, तो लेबर आवर्स एक्चुअल में वाई ने ज्यादा यूज किए, तो इसलिए कास्ट पर यूनिट वाई की ज्यादा चार्ज हो गई। तो एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में एक्यूरेट एलोकेशन नहीं हो रही थी क्योंकि कोई रिलेशनशिप नहीं डेवलप था इंक्रीज ऑफ कास्ट, काजेस ऑफ कास्ट और बेस का। तो उसमें सब्सिडी किसको मिल रही थी, एक्स को, और किसके एक्सपेंस पे, वाई के एक्सपेंस पे। सब्सिडी किसको ज्यादा मिल रही थी, एक्स को, उसको कम कास्ट चार्ज हो रही थी, और वाई को ज्यादा चार्ज हो रही थी। तो एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग ने, क्योंकि एक रिलेशनशिप की बेस के ऊपर जो ड्राइव हुआ एक्टिविटी कास्ट ड्राइवर्स का और रेलिवेंट कास्ट का, तो उस बेस पे जब चार्जिंग हुई तो एक्यूरेट एलोकेशन हुई कास्ट की हर प्रोडक्ट लाइन को, तो वो जो कास्ट क्रॉस सब्सिडाइजेशन मिल रही थी एब्जॉर्प्शन में, वो अब एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग में नहीं मिलेगी। क्लियर जी? तो ये जनाब एक क्वेश्चन था जिसमें हमने डिस्कस किया कि हम एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग में कास्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसका कंपैरेटिव एनालिसिस किया एब्जॉर्प्शन कास्टिंग के साथ। मैं एक दफा समराइज करता हूं अभी तक जो हमने डिस्कशन की है, कि एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग में हम डिफरेंट एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके रेलिवेंट कास्ट पूल्स बनाते हैं, फिर उनके ड्राइवर्स एलोकेट करते हैं, और हर कास्ट पूल का अलग से एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करके फिर जितने ड्राइवर्स हर प्रोडक्ट लाइन में यूज किए हैं उसके मुताबिक चार्ज करते हैं। और इस वे में क्या होता है, एक्यूरेट एलोकेशन होती है। ये डिटेल्ड वर्किंग होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वर्किंग होती है एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन कास्टिंग, बट इसमें एक्यूरेट एलोकेशन ऑफ कास्टिंग होती है, एलोकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन कास्टिंग।
टू कास्ट यूनिट या प्रोडक्ट। अब हम इसके कुछ मेरिट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि अभी मैंने बात की है कि इसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेट एलोकेशन ऑफ कास्ट होती है, क्योंकि हम एक रिलेशनशिप डिराइव करते हैं बिटवीन ड्राइवर्स इंक्रेंस ऑफ कास्ट एंड ड्राइवर्स। तो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को हम इलिमिनेट कर सकते हैं। इस पे थोड़ी सी डिटेल बात करते हैं। एक होती है वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने बात ये करनी है कि वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज कौन सी होती हैं। जी, वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज वो होती हैं जिनकी वजह से अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन एक कंपेटिटिव एडवांटेज गेन करती है और उसके जो कस्टमर है वो ज्यादा सेटिस्फाई होता है। देयर इज अ वैल्यू एडिशन फॉर द क्लाइंट, जो यूज करता है उसको, उसके लिए अल्टीमेटली जो है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन होता है। ये क्लाइंट किसी भी प्रोडक्ट का विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। और नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज वो होती हैं जिनकी वजह से कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती क्लाइंट के लिए, कस्टमर के लिए, और उस वजह से कोई कंपेटिटिव एडवांटेज गेन नहीं किया जाता। तो जैसे मैंने कहा कि हम डिफरेंट एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करते हैं। ये ए है एक्टिविटी, ये बी एक्टिविटी है, ये सी एक्टिविटी है, ये डी एक्टिविटी है, ये ई एक्टिविटी। हमने सारी एक्टिविटीज आइडेंटिफाई की, उनके कास्ट टूल्स बनाए और फिर उनके रेलेवेंट ड्राइवर्स आइडेंटिफाई। तो हमें एंड पे पता चला जब ये डिटेल वर्किंग कर ली कि जी ये सी जो है ना ये कोई इतनी ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, तो इस काम को खत्म कर दे। तो ऑलरेडी क्योंकि एनालिसिस हुआ होता है, बाइफिकेशन की हुई होती है, तो इस वे में हम नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी जिसकी वजह से अल्टीमेटली कोई आपको कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं हो रहा, आप उन एक्टिविटीज को खत्म कर देते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद बेटर प्राइसिंग, क्योंकि बेटर एलोकेशन ऑफ कास्ट होगी तो प्राइसिंग ऑटोमेटिकली बेटर होगी। अब जरा देखें, हमने प्रीवियसली एक्स और वाई प्रोडक्ट के रेलिवेंट डाटा को उठा लेते हैं 15 और 30। एब्जॉर्प्शन में ये 15 थी, ये 30 थी। अंडर एब्जॉर्प्शन, अंडर एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग, सॉरी, ये 32.60 है और ये 17.43 है। ठीक है जी। अब देखिए, पहले हमने जब प्राइसिंग करनी थी, लेट्स अज्यूम हमारी कास्ट प्लस प्राइसिंग है, हमने 50% ऑफ कास्ट मार्कअप ऐड करते हैं। तो इसकी 50% जब ऐड किया तो इसकी प्राइस जो हमने डिटरमिन की एक्स की, वो बन गई प्राइस 22.5 और वाई की जो प्राइस है वो है 45। अब अगर हम करें तो 32.60 में हमने 50% और ऐड किया तो ये बन गई हमारी 32.60 टाइम्स 1.5, 48.9। और दूसरे की 17.43 टाइम्स 1.5, 26.145। अब ये प्राइसेस हैं। अब देखें, पहले हमारी प्राइसिंग गलत इसलिए हो गई कि एक्स की कास्ट की एलोकेशन ही नहीं ठीक थी। तो हमने एक्चुअल में
एक्स को अंडर प्राइस किया हुआ था और वाई को ओवर प्राइस किया हुआ था, हालांकि एक्चुअली इसकी तो कास्ट भी 32.6 बनती है। तो इसलिए इन दोनों की जो प्राइसिंग थी वो पहले गलत थी। अब एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग ने आपको हेल्प आउट किया कि आप एक्यूरेट प्राइसिंग, बेटर प्राइसिंग कर सकें। तो ये चीज आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। लेट्स अज्यूम इसी डाटा पे डिस्कशन करते हैं। लेट्स अज्यूम मैंने कहा कि इसका 22.5 बना, कंपेटिटर इसको 30 पे दे रहा है, तो आपके पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है। सॉरी इधर इस पे बात करते हैं कि कंपेटिटर इसको से 55 पे दे रहा है, आप स्टिल भी 50% भी चार्ज करें तो कंपेटिटर से कम चार्ज कर रहे हैं, मार्जिन आपका ज्यादा हो गया। और यहाँ पे अगर आप ये प्राइस देंगे तो आप तो बहुत ज्यादा आपका रेवेन्यू तो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो इस वे में ये डिसीजन मेकिंग करने में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है। या आप ये समझते हैं कि यार इसकी जो प्राइस है मार्केट में हमारे से ज्यादा बेहतर वे में बाकी लोग दे रहे हैं, तो हम इस प्रोडक्ट लाइन को क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज कर सकते हैं। तो जो भी डिसीजन लेना होगा उस डिसीजन में ये आपको हेल्प आउट करते हैं। नो क्रॉस सब्सिडाइजेशन, ऑलरेडी मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कोई क्रॉस सब्सिडाइजेशन नहीं होती। यहाँ पे एक प्रोडक्ट से को बेनिफिट नहीं मिल रहा होता ऑन द कॉस्ट ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू द अदर प्रोडक्ट। जी, अब इसके डीमेरिट्स, एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, आपको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए क्योंकि आपने सब डिवाइड करना होता है सारी एफर्ट की कास्ट को डिफरेंट पूल्स में, और ये एक्सटर्नल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं करता। तो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए एब्जॉर्प्शन कास्टिंग को ही यूज करना पड़ेगा। आपको कास्ट पूल्स और उनके ड्राइवर्स का रेगुलर रिव्यू करना पड़ता है कि आपका ड्राइवर और कास्ट पूल का जो रिलेशनशिप है वो ठीक है या नहीं है। ये सेम उसी तरह डीमेरिट हो गया जैसे एब्जॉर्प्शन में हमने कास्ट बोला था कि OAR की बेस ही गलत बना दी, यहाँ पे भी रेगुलर रिव्यूज आपको करने पड़ेंगे। तो ये अदरवाइज मुमकिन है कि आपने किसी कास्ट पूल का जो ड्राइवर आइडेंटिफाई किया वो ना सूटेबल हो, तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपके के लिए। उसके बाद एवरी कास्ट कैन नॉट बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइवर्स। कुछ कास्टें ऐसी होती हैं जिनका ड्राइवर के साथ रिलेशनशिप भी नहीं डिवेलप होता। तो जब रिलेशनशिप भी नहीं डिवेलप होता तो उस कास्ट को आप कैसे कह सकते हैं कि ये आपकी जो है आप उसके रेलिवेंट ड्राइवर आपने आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे कि फैसिलिटी सस्टेनिंग कास्ट जो है इसका ड्राइवर आइडेंटिफाई करना बड़ा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो इसके लिए स्पेशलिस्ट लोग चाहिए, लेकिन इसके बेनिफिट्स एज कंपेयर टू इसके डिमेरिट्स ज्यादा है। तो ये इंटरनल यूजेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा मेथड है। हाँ, डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग है, कॉम्प्लेक्स है, हाईली स्किल्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको चाहिए इस सिस्टम की एप्लीकेशन करने के लिए। तो प्रैक्टिकली जो दोस्त प्रोफेशनल्स हैं, ये स्टूडेंट्स ने भी बाद में प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है, तो उनका क्विक बड़ा अच्छी ग्रिप होनी चाहिए एज ए कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। See you in next session with new topic। और काइंडली मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।